हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन ऐप के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक और हमारी आज की क्लास है वो स्पेसिफिकली स्टार्ट होती है एक ऐसे फ्रीडम फाइटर से जिनका नाम है शहीद उधम सिंह जी। शहीद आजम उधम सिंह जी, इनका संबंध पंजाब से रहा है। ये हमारा क्लास का पहला टॉपिक होगा एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला हमारा लेक्चर आज का कि हु वाज द उधम सिंह। तो बेसिकली उधम सिंह वाज a freedom fighter from Udham Singh was a freedom fighter। आज उनके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आज उनका शहीदी दिवस है, उनका बलिदान का दिवस है। उन्हें 31 जुलाई 31 जुलाई 1940 1940 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, राइट। तो उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी होता है बिकॉज आज उनकी बलिदान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। क्लियर। तो उधम सिंह वाज बेसिकली फ्रॉम पंजाब। उनका संबंध पंजाब से रहा है, पंजाब के संगरूर जिले से, फ्रॉम संगरूर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। और उनका जन्म होता है इन द ईयर 1999 1899 1899 दिसंबर में उनका जन्म होता है। और बेसिकली ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ द भगत सिंह, लेजेंड भगत सिंह एज वेल एज द रिवोल्यूशनरीज। होता क्या था उस समय, हम क्या थे, गुलाम थे। वी वर ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की हम कॉलोनी थे। तो ब्रिटेन का शासन था उस समय। तो क्या होता, बहुत सारी एट्रोसिटीज हम पर होती थी। इसके रिगार्डिंग, इसके अपोज में कई सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरी आउट की गई। रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कौन थे? मेजरली हमारे थे शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, और एक संस्था भी थी गदर पार्टी, का भी बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गदर पार्टी के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, क्योंकि इनका बैकग्राउंड रहा है कि जो हमारे सोहन सिंह, ये भी उधम सिंह जी हैं, इन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, राइट। तो होता क्या है, इन द ईयर 1919 1919 के अंदर सरकार पास, ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सरकार वो पास करती है एक रॉलेट एक्ट इन द ईयर 1919। रॉलेट, व्हाट वाज इट? द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फॉर सेडिशन। जो राजद्रोह होता है उसके लिए कमीशन बनाया गया, सेडिशन कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट। ओके। तो रॉलेट जो है, नाम यहाँ से आता है, रॉलेट कमीशन था। रॉलेट एक कमेटी थी, सेडिशन कमीशन के लिए बनेगी रॉलेट कमेटी, और उसके चेयरमैन थे मिस्टर सिडनी रॉलेट। और उन्होंने रिकमेंड किया दैट वी हैव टू पास अ रॉलेट एक्ट इन विच एनी इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कैन बी imprisoned और कैन बी डिटेन्ड फॉर द 2 years विदाउट बीइंग ट्रायल। बिना ट्रायल के किसी भी भारत के पॉलिटिकल फिगर को, राजनीतिक व्यक्तित्व को जो है क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, डिटेंशन फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। बिना कोर्ट में ट्रायल के भी जो है क्या अधिकार दे दिया गया कि किसी भारतीय नागरिक को बिना ट्रायल के 2 साल जेल में रख सकते हैं। ये किसमें था? रॉलेट एक्ट के अंदर। इसी के पोस्ट में क्या होता है, देश में अलग अलग जगहों पर घटनाएं होती है, और उसी के तहत क्या होता है, पंजाब के अंदर भी, क्या होता है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती है अंडर दी गदर पार्टी। ओके। गदर पार्टी। होता क्या, देखिए, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है इन दी 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? इट इज a सिटी लोकेटेड इन यूएसए। यूएसए में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां इसकी स्थापना होती है बाय दी लीडर्स लाइक लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, और करतार सिंह सरावा। ये कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। करतार सिंह
ये हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं फ्रॉम दी गदर पार्टी। तो गदर पार्टी क्या था? इट इज अ पार्टी रीऑर्गेनाइज्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द यूएसए टू मोबिलाइज ऑल द इंडियन नेशनल लिविंग अब्रोड। क्या होता था कि उस समय भारत में, हम जानते हैं, ब्रिटेन का शासन था। तो ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रह रहे हैं उन्हें मोबिलाइज करना, जिससे क्या हो सके, एक वॉइस रेज कर सके अगेंस्ट दी कॉलोनियलिज्म। जो उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज उठा सके प्रमुखता से, उसके लिए बनाई गई पार्टी है गदर पार्टी। क्लियर? आगे चलकर जो है 1924 में 1924 में उधम सिंह बिकेम अ मेंबर ऑफ, उधम सिंह ज्वाइन गदर पार्टी। उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया 1924 में। 1924 से लेकर 1927 तक वो जर्मनी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लेजेंड भगत सिंह। और वहां से क्या लेकर आते हैं? हथियार लेकर आते हैं, एम्यूनिशन। और 1927 के अंदर क्या होता है? 1927 में आता है, उनका होता है अरेस्ट। जब भारत आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स ही वाज इन प्रिजन। और 1931 के अंदर बाहर आते हैं तो प्लान करते हैं दैट आई विल किल जनरल डायर। अब आती है बात हमारे यहाँ पर रॉलेट एक्ट। ये बात की हमने गदर पार्टी की, क्यों? क्योंकि उधम सिंह जी हैं, वो इसके मेंबर बनते हैं और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं इन जर्मनी एज वेल एज लंदन। और बाद में लंदन में ही जो है एक व्यक्ति को मारकर, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उनको गोली मार करके एक सभा के अंदर जो है वो अपना परिचय देते हैं। उसके बाद उन्हें फांसी सजा होती है, ट्रायल चलता है, फांसी फांसी होती है, वो होती है 31 जुलाई 1940 को। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। बैकग्राउंड में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा। रॉलेट एक्ट पास होता है 1919 में, और उस समय गांधी जी बड़े गुस्सा होते हैं, और उनका एजेंडा होता है कि दैट वी विल स्टार्ट अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन अ नॉन वायलेंट स्केल। उस समय क्या होता है पंजाब में, पंजाब पहले बॉम्बे था, तो बॉम्बे, बंगाल, इन जगहों पर क्या होता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या होता है, विरोध शुरू होता है। हिंदी पंजाब, बंगाल, बॉम्बे, अहमदाबाद वगैरह, मेजरली जो होता है पंजाब के अंदर विरोध शुरू होता है। ये होता है थोड़ा वायलेंट एक्टिव, वायलेंट, लाइक इसमें क्या होता है, वायलेंस होना शुरू होती है। और दो क्या होते हैं, दो लीडर होते हैं हमारे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्य सत्यपाल सिंह एंड डॉक्टर सत्यपाल सिंह और एक किचलू थे। उनका क्या होता है, अरेस्ट कर लेती है इन दी ऑनलाइन प्रोटेस्ट। ब्रिटिश जो पुलिस होती है उनका, उनके द्वारा ये होता है कि जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और किचलू जी, इनको करती है अरेस्ट पुलिस। तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, वहां की जनता, पंजाब के लोग थोड़े मोबिलाइज होते हैं और यूनाइट करते हैं, दैट दे विल गैदर इन दी जलियांवाला बाग टू रेज दियर वॉइस अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग रॉलेट एक्ट। तो कहाँ होता है, जलियांवाला जलियांवाला बाग। ये कब होते हैं? ऑन द डे ऑफ काल बैसाखी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 19 को जो है कई सारे हजारों हजारों की संख्या में जो है कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट प्रोविजन। तो होता क्या है, उसके अंदर जो सरदार उधम सिंह जी हैं, ये भी क्या होते हैं, उस समय यंग एज होते हैं, लगभग 20 साल की एज होती है इनकी। ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ मौजूद होते हैं और पानी सर्व कर रहे होते हैं। इन बिटवीन क्या होता है, उस समय आते हैं जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर। और ये क्या करते हैं, ही स्टार्टेड द ऑर्डर ऑफ ओपन शूट, की फायरिंग के लिए अलाउ करते हैं। क्लियर? उनके पुलिस मैन को क्या है, पुलिस के लोगों को अलाउ करते हैं दैट दे कैन फायर ओपनली टू द मास गैदरिंग ऑर्गेनाइज्ड इन दी जलियांवाला बाग। इसके बाद क्या होता है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, और जो सरदार उधम सिंह जी हैं उनके भी सही कई सारे साथी उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जनरल डायर है, इनकी इमेज, इनके इनके बारे में उधम सिंह जी की मन में इमेज बन जाती है दैट आई विल किल हिम डेफिनेटली। तो प्लान भी करते हैं वो। उन्होंने 20 साल करीब वेट किया उसका, कब मारना है। अब देखिए उस समय ट्विस्ट क्या होता है कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी थे माइकल और डायर।
क्लियर, जनरल डायर। तो होता क्या है, वहाँ के पंजाब के एलजी होते हैं, माइकल ओ डायर, और एक होते हैं हमारे जनरल डायर। तो कंफ्यूज रहते हैं दैट हम मुझे मारना किसको है। क्लियर। उस समय क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये डायर, जनरल जनरल डायर और उस नाम में दोनों में कंफ्यूजन रहता है उनको, स्पेलिंग को लेकर या उनके जो हुलिये को लेकर। एक न्यूज पढ़ते हैं वो कि दैट किसी मीटिंग के अंदर जो है डायर साहब आने वाले हैं, तो पहुंच जाते हैं अपनी गन लेकर के और उनको करते हैं, शूट करते हैं किसके ऊपर, ऑन माइकल ओ डायर। क्लियर। और ये होते हैं तत्कालीन एलजी होते हैं। इनके बाद, इसके बाद इन पर केस चलता है, केस चलने के बाद जो है जज की हियरिंग आती है कि जो है इनको क्या दी जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट, यानी टिल हैंग टिल डेथ, को फांसी होती है लंदन के अंदर। और लंदन की मीटिंग के अंदर जो है ये गोली चलाते हैं किस पर, माइकल ओ डायर पर, जो क्या थे, तत्कालीन एलजी थे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जलियांवाला बाग पढ़ा हमने कि 1919 में घटना होती है। और इसके बाद क्या होता है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो अपना क्या करते हैं, वो करते हैं अपना नाइटहुड जो है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो अपना नाइटहुड का जो पुरस्कार होता है उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। महात्मा गांधी जी ने कैसे रही हिंद की उपाधि होती है उसे भी त्याग देते हैं। ये हमारे, हमने बात की सरदार उधम सिंह जी के बारे में। और इन दी ईयर 1990, 1990 में पंजाब में इनका स्टेचू भी बनाया गया, किनका, सरदार उधम सिंह जी का। ध्यान रखिएगा, माइकल ओ डायर थे, इनको गोली से शूट किया था। जनरल डायर वो हैं जिन्होंने की आदेश दिया था कि जो सभा इकट्ठी हुई, सभा में लोग इकट्ठे हुए, इन पर गोली चला दी जाए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, जिसको जो है, सेकंड सीजन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग विल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ग्लोबल चेस लीग एक टूर्नामेंट है चेस से संबंधित, इसका आयोजन किस देश में होगा। ये सेकंड एडिशन होगा, मतलब पहला हो चुका है। देखिए पहला हुआ है दुबई में इन दी लास्ट ईयर, दुबई में हुआ है इन 2023। क्लियर। और जो सेकंड एडिशन है वो होने वाला है, ये होगा हमारा हिंदी। आप थोड़ा गेस करिए, देखिए पेरिस ओलंपिक चल रहा है तो यहाँ पे चेस चैंपियनशिप नहीं होगी। सेकंड है न्यूयॉर्क, लंदन, और तीसरा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के अंदर भी ये ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। द राइट आंसर इज दी ऑप्शन, ये आप ध्यान रखिए। तो ग्लोबल चेस लीग है, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन दी टेक महिंद्रा एंड फिडे। फिडे क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस, जिसकी स्थापना हुई थी फ्रांस के पेरिस, पेरिस में। ओके। एक जॉइंट वेंचर बिटवीन दी टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा जानते हैं इट इज सब्सिडरी ऑफ महिंद्रा ग्रुप। तो टेक महिंद्रा और फिडे के बीच में समझौता हुआ दैट दे विल ऑर्गेनाइज ग्लोबल चेस लीग ईयरली। और लास्ट ईयर 2023 में दे ऑर्गेनाइज इस चेस लीग इन दी दुबई, यूएई। और इस बार करने वाले हैं कहाँ पर, ये लंदन में। क्लियर। कब से कब होगी, फ्रॉम 3rd to 12th अक्टूबर, 3 से 12 अक्टूबर तक होगी। कुल 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, इसके अंदर 6 फ्रेंचाइजीज हैं, इसमें एक की ओनरशिप तो है, जो पार्टनरशिप है उसमें रविचंद्रन अश्विन आर अश्विन क्रिकेटर, उनकी भी है। देखिए चेस 3 तरह से होता है, क्लासिकल, रैपिड एंड ब्लिट्ज कैटेगरी में। जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ मेंशन किए गए हैं, लाइक एल्पाइन एसजी पाइपर्स, गंगेज ग्रैंड मास्टर्स, मुंबा मास्टर्स, पीबीजी अलास्कन नाइट्स एंड द जो लास्ट ईयर की चैंपियन रही है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। ठीक है। और इस साल जो है एक नई टीम भी इसमें जुड़ने वाली है। क्लियर। अब हम बात करते हैं रैंकिंग की, कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर टॉप रैंकर्स में। तो देखिए ये नाम खूब सुना होगा आपने, मैग्नस कार्लसन का, ही इज द रैंक 1। सेकंड है फेबियानो कैरुआना, सेकंड प्लेयर है। थर्ड पे है हिकारू नाकामुरा, ये फॉरेन नेशनल्स हैं। अब भारतीय 2 खिलाड़ी भी हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं। पहला है डी गुकेश का, इनकी 6ठी रैंक है ओवरऑल। और अर्जुन एरिगैसी हैं, ये भी इंडिया से हैं, इनकी 8th रैंक है। सेम फीमेल कैटेगरी के अंदर यीफाऊ हो, वेंजुनजू और तिंगजी लेई, ये तीनों कहाँ से हैं, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम चाइना। चीन से बिलोंग करती तीनों टॉप खिलाड़ी। और भारत की हम्पी कोनेरू हैं जो कि 5th रैंक पर आती हैं।
मेल फीमेल कैटेगरी के अंदर। ध्यान रखिएगा जो ओवरऑल रैंकिंग है जिसमें बॉयज गर्ल्स मेल फीमेल सब कंबाइन अगर देखें तो उसके अंदर कार्ल्स जो मैग्नस कार्लसन है वो टॉप रैंक पर आते हैं। इवन डी गुकेश जो है और आर प्रज्ञानानंदा डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंदा जो है टॉप 10 रैंक में आते हैं। और 11th रैंक हमारे किनकी, चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद की, ये आप याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद। ये है मोर देन 10 रैंक 10 से ज्यादा रैंक है इनकी, ऑलमोस्ट 11 या 12 रैंक है इनकी विश्वनाथन आनंद जी की। और डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंदा ये टॉप 10 में आते हैं। और टॉप रैंकर वर्ल्ड के मैग्नस कार्लसन। राइट, अब हम बात करते हैं द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इट इज अ governing body of the international chess tournament and it regulates all the international chess championship. Here it was constituted as the non governmental institution। ये किसी एक गैर सरकारी संस्थान की तरह स्थापित किया गया था, which has been recognized by the International Olympic Committee in the year 1990। 1999 में इस संस्था को फिडे को क्या किया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपनी सहमति दे दी, मान्यता प्राप्त कर दी एज ए ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। लुसान जो शहर है, पहले इसकी स्थापना फ्रांस के पेरिस में होती है, बट ये आफ्टर दैट कहाँ शिफ्ट होता है, स्विट्जरलैंड के अंदर ये शिफ्ट। इसका मोटो क्या है, देखिए इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को। आई होप आपको याद होगा दैट वी स्टडीड अर्लियर दैट इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th ऑफ जुलाई। ये हम पढ़कर निकले हैं। 20 जुलाई का रिलेवेंस कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। 20 जुलाई को आता है इंटरनेशनल मून डे, क्यों, क्योंकि 20 जुलाई को 28 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11 मिशन ऑफ नासा लैंडेड सेफली ऑन मून। ध्यान रखिएगा, इसलिए 20 जुलाई को 2 दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और अंतरराष्ट्रीय चेस दिवस, इंटरनेशनल चेस डे, इंटरनेशनल मून डे। देखिए इसका जो मोटो है, स्लोगन है, वो क्या है, लैटिन में तो कुछ और मतलब इसका जेन्स यूना स्यूमस, और हिंदी में इसका है वी आर वन फैमिली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन टीम डिफीटेड द टीम ऑफ विच कंट्री इन द पेरिस ओलंपिक्स मिक्स्ड इवेंट ऑफ एयर पिस्टल। आपको हाल ही में पता होगा कि भारत की ओर से प्लेयर हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह। उन्होंने एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और मनु भाकर जी का ये दूसरा मेडल है इस ओलंपिक में। ऐसा करने वाली वो आजादी के बाद जो है भारत की पहली प्लेयर बन चुकी हैं किसी एक ओलंपिक में प्राप्त करने वाली। तो आपको बताना इनमें से किस टीम को उन्होंने हराया। तो द टीम ऑफ साउथ कोरिया वाज डिफीटेड बाय द इंडियन डुओ। भारत के 2 खिलाड़ी हैं, उन्होंने किसको हराया, साउथ कोरिया की टीम है उनको हराया। तो इंडियन ओलंपियन प्लेयर मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह क्लिंच द हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन दी मिक्स्ड इवेंट ऑफ 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में किसको हराया है, साउथ कोरिया की हैं ली बोनो एंड ओ ये जिल, इनको हराकर क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब मनु भाकर जो है, मनु भाकर बिकेम द 4th इंडिविजुअल हु हैज वॉन 2 मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स। पहले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश नागरिक है नॉर्मन प्रीचर्ड, इन्होंने 1900 ओलंपिक, जब सन 1900 का पेरिस ओलंपिक था उसी में 2 मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं इन दी 200 मीटर रेस, 200 मीटर हर्डल्स एंड 200 मीटर डैश इवेंट्स। ये कब हुए थे, पेरिस ओलंपिक में सन 1900 में, तब इन्होंने नॉर्मन प्रीचर्ड ने ये जीते हैं। ध्यान रखिएगा नॉर्मन प्रीचर्ड जो है ये क्या है, ब्रिटिश नेशनलिस्ट, ब्रिटेन के नागरिक हैं, और उस समय आप जानते हैं कि भारत कॉलोनी था, तो भारत में किसका रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का। और नॉर्मन प्रीचर्ड जो है ये कोलकाता में इन्होंने स्टडी की है। उसके बाद जो है शुरुआत में तो ये अवार्ड इसको दिया गया टू इंग्लैंड, और लेटर ऑन इट वाज ट्रांसफर टू इंडिया। दे दिया गया कि अब जो है नॉर्मन प्रीचर्ड जो उस समय भारत में रहने वाले थे, भारत के थे, तो इसलिए अवार्ड बाद में किसको शिफ्ट कर देगा, टू इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसलर हमारे सुशील कुमार जी। इन्होंने जीता है 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर रेसलिंग में। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता है ब्रॉन्ज, और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जीता है सिल्वर। ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 ओलंपिक मेडल प्राप्त हुए। तीसरे खिलाड़ी हमारी पीवी सिंधु हैं, इन्हें क्या मिला है, रियो ओलंपिक्स गेम 2016 में तो मिला है सिल्वर,
और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स गेम में मिला है इनको ब्रॉन्ज। ध्यान रखिएगा, नॉर्मन प्रीचर्ड, सुशील कुमार जो हमारे रेसलर हैं, थर्ड है पीवी सिंधु जो कि हमारे शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनके बाद मनु भाकर ऐसी मात्र चौथी प्लेयर हैं हु हैज वॉन 2 मेडल्स इन ओलंपिक, और पहली खिलाड़ी ऐसी है जिन्हें एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल प्राप्त हुए हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। क्लियर? अब तक हम देखें टोटल मेडल टैली। ध्यान रखिएगा, मेडल टैली अब तक हमें मिले 10 गोल्ड। ध्यान रखिएगा 10 गोल्ड में से भी 8 गोल्ड मिले हैं किसको? हॉकी टीम को। तो हॉकी टीम हैज वॉन 8 गोल्ड, वन बाय अभिनव बिंद्रा इन द ईयर 2012। अभिनव बिंद्रा, ये मिला है इनको 2012 में। लेटेस्ट आप जानते हैं कि इनको मिला है नीरज चोपड़ा जी को, नीरज चोपड़ा इन इन दिस इवेंट ऑफ इन द स्पोर्ट ऑफ जेवलिन थ्रो इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो ध्यान रखिए 10 तो मिले हैं गोल्ड, 9 मिले हैं हमें सिल्वर और 18 मिले हैं हमें ब्रॉन्ज। सिल्वर मिले हैं, ये गोल्ड मिले हैं और ये मिले हैं ब्रॉन्ज। ध्यान रखिएगा 10 गोल्ड जिसमें 8 जीते हॉकी टीम ने, और एक जीता है अभिनव बिंद्रा जी ने, और एक जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। 9 मिले हैं सिल्वर, 18 मिले हैं हमें ब्रॉन्ज मेडल्स। टोटल हमारे अब तक के ओलंपिक गेम्स के मेडल कितने हैं? ओनली 37। ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। कुल अभी तक इंडिया को 37 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सर्वाधिक जीते हैं इंडियन हॉकी टीम ने, 8 गोल्ड जीते हैं, एक नीरज चोपड़ा जी ने और एक अभिनव बिंद्रा जी ने। क्लियर? सो मनु भाकर हैज बिकम अ हिस्टोरियन, a historic person, the first Indian to clinch 2 medals in the same Olympic। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी इनके इतिहास की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में इनको मिला है गोल्ड मेडल, जब वो मात्र 16 वर्ष की थी। उसके बाद होता है 2018 के अंदर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का ISSF का वर्ल्ड कप होता है, उसमें मिलता है इनको गोल्ड मेडल। क्लियर? 2 बार गोल्ड जीती, एक बार 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2018 के अंदर ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप होता है, उसमें मिलता है गोल्ड। साथ ही साथ अभी हम बात करें इनसे पहले की, इससे पहले जब क्या कोई महिला खिलाड़ी शूटर जो है क्या कभी फाइनल्स तक प्रवेश कर पाई है? बिल्कुल, 2004 में जो एथेंस गेम हुए थे, ध्यान रखिएगा, इन दी एथेंस गेम ऑफ 2004 इंडियन वुमेन प्लेयर सुमा शिरूर was the first lady to reach at the finals of the Olympic Games। क्लियर? थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि रिसेंटली मनु भाकर ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी बन जाती है, बिकॉज अभी उन्होंने एक रिसेंटली बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल किया है। 2021 में जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मिले हैं 2 गोल्ड मेडल्स, राइट। 2022 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इसमें मिलता है इन्हें सिल्वर मेडल, 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलता है सिल्वर मेडल, और यहाँ मिलते हैं 2 गोल्ड। किसके अंदर मिलते हैं? इन दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ऑफ 2021 चेंगडू। 2022 में होता है वर्ल्ड कप भोपाल में, यहाँ मिलता है उन्हें ब्रॉन्ज। क्या मिलता है? ब्रॉन्ज 2022 में। 2023 में होती एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जहाँ मिलता है इन्हें ये ओलंपिक कोटा जो है उसको प्राप्त कर लेती है अपनी अकॉर्डिंग टू एज पर दी परफॉर्मेंस। 2023 में होती वर्ल्ड चैंपियनशिप अजरबैजान के बाकू में, वहां उन्हें मिलता है गोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट है एशियन गेम्स होता है 2023 में, इन्हें मिलता है, फिर मिलता है इन्हें गोल्ड। ध्यान रखिए आप कि एक बार तो कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर, एक बार वर्ल्ड कप में गोल्ड मिलता है, फिर इन्हें मिलता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 गोल्ड मिलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिलता है, वर्ल्ड कप भोपाल में होता है लास्ट ईयर, उसमें होता है ब्रॉन्ज मिलता है, और 2023 में जो एशियन गेम्स हुए उसमें उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, उसमें फिर गोल्ड लगा है इनको। क्लियर? 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें मिला था इन्हें सिल्वर, 2023 के अंदर मिला इन्हें गोल्ड मिला है, जिस और 2023 में हमें एशियन गेम्स, वहां भी इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ये हमारी थी। अच्छा, हम बात करते हैं कि अब तक कौन कौन से शूटर्स हैं जिन्हें की ओलंपिक में किसी प्रकार का पदक मिला हो। तो हमारे सामने कुछ नाम है, ये आप नाम याद रखिएगा, बिकॉज किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी रहती है। पहले खिलाड़ी भारत के शूटिंग में जिन्हें कोई मेडल मिला हो तो वह है मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी। इन्हें मिला है मेंस डबल ट्रैप के अंदर सिल्वर मिला है एट दी एथेंस ओलंपिक 2004। और इसी में ध्यान रखिए, इसी ओलंपिक के अंदर एक महिला खिलाड़ी भारत की जो है वो गई है हमारी, कौन? सुमा शिरूर जी हैं, जो गई है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। क्लियर?
मनु भाकर वो गई हैं एयर 10 मीटर एयर पिस्टल में, और एयर राइफल में गई हमारी सुमा शिरूर जी हैं, जो गई सेमीफाइनल्स तक, लेकिन वो कोई मेडल प्राप्त नहीं कर पाई। फिर अभिनव बिंद्रा आते हैं। हमने हमने पढ़ा इनके बारे में, इन्हें मिला गोल्ड इन दी बीजिंग ओलंपिक्स ऑफ 2008। फिर आते हैं हमारे गगन नारंग जी, ये भी शूटिंग हैं, 10 मीटर एयर राइफल में आते हैं, इन्हें मिला ब्रॉन्ज लंदन ओलंपिक्स में। और विजय कुमार जी हैं, इन्हें मिला है मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मिला है लंदन ओलंपिक्स में। तो ध्यान रखिए, लंदन ओलंपिक्स के टाइम 2 मेडल मिले थे, एक अभिनव बिंद्रा, एक तो मिले गगन नारंग जी को ब्रॉन्ज मिला है, विजय कुमार जी को मिला है हमारे सिल्वर मेडल। अब उसके बाद की पेरिस ओलंपिक की बात, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में किसको मिला है? मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में, मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, उन्हें मिला है फिर से ब्रॉन्ज। किसी एक ओलंपिक में एक खिलाड़ी के द्वारा 2 पदक मिले हों, ये पहली बार हुआ है, एंड शी इज दी मनु भाकर। अच्छा, सरबजोत सिंह जी जो है, इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इन्हें अब तक क्या क्या अचीवमेंट मिले हैं। तो जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी इन दी ईयर 2023, उसमें इन्हें मिला ब्रॉन्ज मिला है। वर्ल्ड कप जो अजरबैजान बाकू में हुआ था और वर्ल्ड कप भोपाल में हुआ है, इनमें इन्हें मिला गोल्ड, ये आप याद रखिए। दोनों सेम मिले हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में और 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब होंगजो में जो एशियन गेम्स हुए वहां मिले है ना, इन्हें मिला है सिल्वर। होंगजो के ही एशियन गेम्स के अंदर मिला है 2022 में गोल्ड। तो ध्यान रखिएगा, एक तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दी मिक्स्ड टीम, जहां मिला इन्हें सिल्वर, और इंडिविजुअल इवेंट के अंदर मिला है गोल्ड। ओलंपिक गेम पेरिस में दोबारा फिर इन्हें मिला है मिक्स्ड इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये कुछ हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, बिकॉज इनके पूछे जाने की संभावना होती है, और दोनों खिलाड़ी हमारे 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं लगभग, और दोनों हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, राइट। और सरकार इनके लिए काफी कुछ कर भी रही है, जैसे लाइक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, खेलो इंडिया है, और अलग अलग इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं। खेल का बजट भी अच्छा सरकार ने इम्प्रूव कर दिया अब तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रिसेंटली विच स्टेट हैज पास्ड द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पास किए? ध्यान रखिए, भारत में अब तक 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बिल इंप्लीमेंटेड इस प्रकार का, कि जबरन धर्मांतरण, मतलब कानून के अगेंस्ट जाकर के किसी व्यक्ति का धर्म जो है परिवर्तन करना एक अपराध माना गया है, और कुल 8 राज्यों में भी इम्प्लीमेंटेड है ये। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश ने कर दिया, उत्तराखंड ऑलरेडी कर चुका है, और रिसेंटली जो है यूपी गवर्नमेंट ने इसे पास किया है, दैट कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो होगा, अनलॉफुल कन्वर्जन होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा स्टेट के अंदर। नाम आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें क्या है, देखिए, जो पहले का बिल था उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, 4 या 5 चेंजेस हैं, वो हम पढ़ लेंगे। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 25 विच स्टेट्स अबाउट दी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहाँ मेंशन है, अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। क्लियर। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है, दैट इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ वंस रिलीजन। किसी व्यक्ति को किसी धर्म को स्वीकारना, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना और उसको प्रोपगेट करना, उसका प्रसार करना, ये हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। बट कब ये इसके ऊपर क्या पाबंदी लगती है, ऑन दी मैटर ऑफ, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, कि किसी व्यक्ति के धर्म के प्रसार करने से जो सामान्य कानून व्यवस्था है उसको नुकसान ना पहुंचे, सेकंड नैतिकता बनी रहे, और किसी की स्वास्थ्य को ठेस ना पहुंचे, ये इसके आधार हैं। ऑन these are the restrictions which can be imposed on the propagation or practice of one's religion। साथ ही साथ क्या कहा गया है कि the article 25 also guarantees that all religious groups have the rights to control their own religious affairs। जो भी धार्मिक समूह हैं उनको अपने धर्म से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, जो भी रिलीजियस अफेयर्स, जो धार्मिक मामले हैं, उनको कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है, उन धार्मिक समूहों के पास है। क्लियर। तो जैसा हमने बात की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम के जो लॉज हैं, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो कानून है, वो भारत में कितने राज्यों में लागू हैं अभी, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दी 8 स्टेट्स। कौन कौन से राज्य नाम पता करिए आप, पहला तो है ओडिशा, सबसे पहला है ओडिशा, 1967 के अंदर जो है ये बिल पास कर दिया था। फिर मध्य प्रदेश है, थर्ड अरुणाचल प्रदेश है, फोर्थ छत्तीसगढ़ है, फिफ्थ गुजरात, सिक्स्थ हिमाचल प्रदेश, सेवंथ झारखंड,
और 8th है उत्तराखंड, और 9वां राज्य कौन सा बन गया है? 9th स्टेट इज दी उत्तर प्रदेश आफ्टर पासिंग दिस बिल यस्टरडे। अब कुछ देखिए हमारे लिए इतने जो प्रोविजंस प्रावधान है इसके अंदर वो इतने हेल्पफुल नहीं, बट हमें गो थ्रू करना चाहिए कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो एनी अब तक क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है, अनलॉफुल कन्वर्जन हुआ है, देन ओनली द विक्टिम और द फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम्स कैन अप्लाई और कैन कंप्लेंट इन दी पुलिस। अब क्या है कि नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि उस जो विक्टिम है, जो पर अत्याचार हुआ जिसको कन्वर्ट किया गया है, सिर्फ वो या उसकी फैमिली मेंबर नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है तो, टू दी पुलिस। सेकंड है कि अगर किसी व्यक्ति को पाया जाए कि उसने फोर्सिबल यानी बलपूर्वक या धोखे से कन्वर्जन किया है, तो उसे क्या होगा, 3 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। कितनी? 3 साल से 10 साल की सजा, अगर उसने धोखे से, छल से या बलपूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन किया है तो। नेक्स्ट है, अगर इलीगल मास रिलीजियस कन्वर्जन हो, अवैध तरीके से जब बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन होता है, उस केस में 7 साल से 14 साल की सजा और साथ ही 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी व्यक्ति संस्था के द्वारा किसी महिला को जो है इलीगल कन्वर्जन, अवैध कन्वर्जन के लिए, अवैध धर्म परिवर्तन के लिए अगर एब्डक्ट किया जाए, मतलब उसे बंदी बनाकर रखा जाए, तो क्या होगा? ही विल बी सेंटेंस्ड अप टू 20 इयर्स इन जेल व्हिच कैन बी एक्सटेंडेबल टू लाइफ टर्म, की मतलब आजीवन कारावास भी हो सकता है अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरन बंदी बनाकर रखे फॉर दी फोर्सफुल और इलीगल कन्वर्जन। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ये पाया जाता है कि उसे फॉरेन फंडिंग मिल रही है टू कन्वर्ट इंडियन नेशनल्स फोर्सफुली और इलीगली, उस केस में क्या होगा? उन्हें 7 से 14 साल की सजा मिल सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कि फॉरेन से फंडिंग, विदेशी फंडिंग ले रहा हो कि जो है हम आपके लिए धर्मांतरण करते हैं लोगों का फोर्सफुल, तो उससे क्या होगा? 7 साल से 14 वर्ष की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है ऑफ ₹10 लाख। अच्छा, अब मानिए ऐसा केस जिसमें कोई माइनर हो यानी अवयस्क हो, डिसेबल्ड यानी दिव्यांग व्यक्ति हो कोई, या मेंटली चैलेंज पर्सन हो जिसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, उनकी उसकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता इतनी ना हो, अगर उसे क्या करा, उसका क्या किया जाए? फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाए, तो उस केस में क्या होगा? साथ ही साथ एक कैटेगरी और है, जो हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोग हैं, उनका भी अगर फोर्सफुल इलीगल कन्वर्जन होगा तो क्या ध्यान रखिए क्या होगा उसके अंदर? 14 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, बिसाइड्स फाइन नॉट लेस देन ₹1 लाख, 1 लाख रुपए तक से कम का जुर्माना नहीं होगा, और 14 वर्ष का उन्हें सजा का प्रावधान किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैंकिंग सेक्टर से है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान में जो है नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, शाजी केवी, अशोक कुमार मीना जी, संजय शुक्ला जी, दिनेश कुमार खारा जी। क्लियर? तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था नाबार्ड, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? शाजी केवी। ये ऑप्शन जो हमारा, इट इज ऑलरेडी डायरेक्टली, इट कैन बी डायरेक्टली एलिमिनेटेड कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? मिस्टर शाजी केवी। नेक्स्ट अशोक कुमार मीना जी, माफ कीजिए, ये जो हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, इसके वर्तमान में कौन है? चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार मीना जी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखता है दिनेश कुमार खारा, ये है हमारे एसबीआई के चेयरमैन। एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके वर्तमान में कौन है प्रमुख? दिनेश कुमार खारा जी, और इनका टर्म खत्म होने वाला है ऑन 28 अगस्त, 28 अगस्त 2023 को जो है इनका टर्म रिटायर होने वाले हैं, और इनके बाद जो है जो भी इनकम्बेंट इसके एमडी होंगे एसबीआई के, उनकी अपॉइंटमेंट भी की जाएगी, नाम अनाउंसमेंट किया जा चुका है उनका। हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, दैट इज संजय शुक्ला जी। संजय शुक्ला जी क्या है? हमारे नेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी अपॉइंट किए गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की। नेशनल, हमने ये तो पढ़ लिया कि किसे अपॉइंट किया गया है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की। बैंक क्या है और क्यों बनाया गया? देखिए नाम से आप जज कर सकते हैं दैट हाउसिंग बैंक मींस ऐसा बैंक जो कि मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए क्या हो, अलग अलग फाइनेंस एजेंसीज हैं जो जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, हाउसिंग कंपनीज,
लोन प्रोवाइडर्स है उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम जो थी हाई लेवल ग्रुप, एक कमेटी बनाई गई थी। उनकी अनुशंसा थी कि हमें एग्जामिन करना है क्या हमें ऐसा कोई नेशनल हाउसिंग बैंक बनाना चाहिए जो कि रेगुलेट करे हाउसिंग सेक्टर को और फाइनेंस करे, फाइनेंस जो हमारे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको क्या करे, फाइनेंस करे। आप सुना होगा कि कई ऐसे बैंक होते हैं, कई ऐसे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कि मकान बनाने के लिए ऋण देती हैं, उसको कौन करेगा रेगुलेट, इट विल बी दोज विल बी रेगुलेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, ऐसा किसी। और ये कमेटी कौन सी थी, डॉक्टर सी रंगराजन, ये कमेटी का नाम याद रख सकते हैं आप। हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की, तो क्या है ये संस्था, क्यों बनी, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो इट इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन set up on 9th of July 1988 under the नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। 1987 का राष्ट्रीय आवास बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, उसके तहत स्थापना हुई है इन द ईयर 1988, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अधीन संस्था काम करती है। क्या ध्यान रखिएगा, इसकी हॉल जो मतलब इसकी कंप्लीट ओनरशिप है, इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने बात की वित्त मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है संस्था ये। अब फंक्शन क्या है, हमने पढ़ा कि ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऐसे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ऋण दे रहे हो, कौन कौन से क्या कहलाती है वो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, इस तरह की कंपनीज होती है, क्या करना उनका, पहले उनका करना रजिस्ट्रेशन, उनका पंजीकरण होना चाहिए, चेक करना जो सरकार के द्वारा रेगुलेशंस पास किए हैं क्या उन्हें कंप्लाई कर रहे हैं, कंप्लायंस चेक करना, कंप्लायंस टू लॉ, क्या वो जो कानून बनाए गए उनके प्रति जवाबदेही है कि नहीं है, क्या उनके अनुसार काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो इसका सुपरविजन होता है किसका, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, इनका जो सुपरविजन होगा वो कौन करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक, लेकिन रेगुलेट करेगा उन्हें आरबीआई। 2019 के अंदर बदलाव कर दिया गया था ये, in the year 2019, that the housing finance companies, housing finance institutions will be regulated by the RBI, भारत का रिजर्व बैंक है, उसके द्वारा रेगुलेट होंगे। हमने पढ़ा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है उनका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, क्लियर, ये करना काम इसका होता है। दूसरा, ये फंड रेज करती है मार्केट से, ताकि क्या हो, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगर इनके पास फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उन्हें क्या कर सके, रीफाइनेंस कर सके, to refinance the housing finance companies along with the cooperative bank। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक है उनको भी क्या करता है, फंड करता है, सो दैट वो के मार्केट में पैसा लैंड कर सकें। साथ ही साथ जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनकी क्या करना, उनकी एनुअल ऑडिटिंग करना और चेक करना जो लॉस बनाए गए, बाई लॉस बनाए गए, क्या उनके साथ कंप्लायंस है या नहीं, क्या उनको मान रहे हैं नहीं मान रहे, क्या उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक इंडेक्स आएगा अभी यहाँ पे, नेशनल हाउसिंग बैंक रेजिडेक्स, क्या आप ध्यान रखिएगा, रेजिडेक्स मतलब जानते हैं, रेजिडेंस और इंडेक्स, मतलब कि भाई ऐसा इंडेक्स जो ये बताए कि हाउसिंग जो प्रॉपर्टी है उसके रेट में कितना अंतर, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या प्राइसेस चल रही हैं, ये किसने बनाया, नेशनल हाउसिंग बैंक ने। तो इट इज इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स मतलब क्या है, तो भारत का अधिकृत जो आवास मूल्य सूचकांक है वो है रेजिडेक्स। ये बताता है कि हमारे जो पड़ोस में मतलब सिटी में या नेशनल लेवल पर जो हमारी मकान की प्राइसेस है वो किस तरह बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, स्टेबल है, ये क्या बताता है, इट इज ट्रैक्ड बाय द रेजिडेक्स इंडेक्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, कि किस स्टेट के अंदर लिथियम ब्लॉक का लोकेशन ऑप्शन किया गया है रिसेंटली। ध्यान रखिएगा, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज राजस्थान, फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड राजस्थान, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ छत्तीसगढ़। हाल ही में इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ द लिथियम ब्लॉक वाज सैंक्शनड, कि किस राज्य में लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई है। ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर है छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए 2 बार बिडिंग की जा चुकी है, 2 टाइम्स बिडिंग, 2 बार बिडिंग की जा चुकी है, बट ऐसा कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आया, तो ये भी होल्ड पर है। राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हुआ क्या। हमारे पास जो इंडिया का लिथियम भंडार है
इसे कौन करता है रेगुलेट? इट इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इनके द्वारा क्या हुआ, बिडिंग की गई फॉर दी रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रियासी जिला है जिसमें क्या है, एक सलाल सलाल हैमाना क्षेत्र है रियासी जिले का, जहां पर क्या मिले हैं लगभग 5.9 मिलियन टन जो है, मिलियन टन क्या मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं। तो उनके ऑप्शन के लिए बिडिंग करवाएगी, बट ऐसा कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किसी कंपनी से नहीं आया। तो पहली बार मार्च में हुआ था, सेकेंड टाइम रिसेंटली हुआ है। अब जो है इसको होल्ड पर रख दिया गया है। ठीक है, नया इन्वेस्टमेंट, नया इसके लिए बिडिंग प्रपोजल लाया जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो हुआ क्या है छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ है, काटगोरा नाम से जगह है, वहां पर है कोलकाता बेस्ड कंपनी है मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसने ये ऑप्शन जीता है फॉर दी लिथियम माइनिंग। लिथियम के जो खनन के लिए किसने जीता है, कोलकाता बेस्ड कंपनी मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ जीता है इसने, छत्तीसगढ़ के अंदर। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं लिथियम रिजर्व की। तो विश्व में लिथियम रिजर्व कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो पहला जो है बोलीविया कंट्री है, यहाँ पर मिलते हैं 21 मिलियन टन। सेकंड हमारे अर्जेंटीना है, जहाँ मिलते हैं हमारे 17 मिलियन टन। थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे हमारा चीन है। ध्यान रखिए, बोलीविया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चीन, चार देश ऐसे जहाँ पे सर्वाधिक भंडार मिले हैं। और एक लिथियम ट्राइंगल है, लिथियम ट्राइंगल, लिथियम त्रिभुज। ये कौन से देश हैं, तीन साउथ अमेरिकन कंट्री, दक्षिण अमेरिकी देश हैं। फर्स्ट है बोलीविया, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली। तीन देश हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, जहां पर हमें क्या मिले, लिथियम के भंडार सर्वाधिक मिलते हैं, मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल रिजर्व। विश्व के 50% से अधिक भंडार हमें तीन देशों में मिलते हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली देश में। इन्हें कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल ऑफ वर्ल्ड। क्लियर? क्या आप नोट डाउन कर सकते हैं? नेक्स्ट है कि लिथियम जो है इसका यूज होता किसके अंदर है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मोबाइल फोन और हमारे लैपटॉप्स हैं उनमें, टीवी स्क्रीन में और इलेक्ट्रिक बैटरीज में। देखिए कुछ फैक्ट्स इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो लिथियम है, इन डिटेल लेक्चर हम वी विल डिस्कस इन दी अनदर क्लास, बट शॉर्ट में करते हैं डिस्कस। लिथियम क्या है, इट इज ए ग्रे सिल्वर कलर्ड का एक पदार्थ है, प्राकृतिक खनिज है। ठीक है, इसे कहते हैं व्हाइट गोल्ड। क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड, श्वेत सोना। ये काफी, जो इसकी प्रॉपर्टी बात करें, काफी लाइटेस्ट है, ये काफी हल्का मटेरियल है, लाइटेस्ट इन दी पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी सबसे हल्का मेटल कौन सा है, लिथियम है। और बात करें प्रॉपर्टीज की, तो क्या हाईली इनफ्लेमेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल यानी उच्च ज्वलनशील इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी डेंसिटी जो होती है काफी कम होती है, लो डेंसिटी, घनत्व कम है इसका, और इसकी ज्वलनशीलता है काफी अधिक है, उसका जो घनत्व है काफी कम है। ध्यान रखिए, इसका क्या है बेसिकली यूज किस में आता है, इट इज यूज इन दी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, एज वेल एज दी मेडिकल सेक्टर, मेडिसिन के अंदर भी काम आता है, मेडिकल सेक्टर में काम आता है, साथ में काम आता है ये एज ई लुब्रिकेशन, एज ए लुब्रिकेंट। फिर आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरीज में आता है। चार मेजर इसके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर है, मेडिकल सेक्टर में, लुब्रिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, बैटरीज में। इनमें हम बेसिकली काम देते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज में। अच्छा, जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है ना विश्व में, वो कहाँ होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है वो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से,
सर्वाधिक प्रोडक्शन जो होता है वो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया से, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सेकंड पे आता है हमारा चिली। थर्ड पे आता है हमारा चाइना। ये एक ऑर्डर है हिंदी प्रोडक्शन कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, फिर सेकंड पे चिली में, थर्ड में होता है चाइना में। क्या आप ध्यान दिया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच सिटी हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ई बसेस। रिसेंटली क्या हुआ है, एक शहर न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस। किस शहर के अंदर सर्वाधिक बसें हमें देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस। याद ध्यान रखिएगा, कल न्यूज में था ये। तो द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली इज द सिटी विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ई बसेस। रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली के अंदर 320 नई बसेस जो है इंडक्ट की गई है इन दी फ्लीट ऑफ बसेस। अब टोटल कितनी बसें हो गई हैं, 7683। ये हमारे लिए फिगर किसी काम का नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि विश्व में सेकंड लार्जेस्ट जो फ्लीट है, गाड़ियों का बेड़ा है, वो किसके पास, दिल्ली के पास है, आफ्टर दी सेंटियागो सिटी ऑफ चिली। जो चिली देश का सेंटियागो शहर है वो फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर। सेकंड पे क्या है हमारा, न्यू दिल्ली। इनके पास कितनी है, दिल्ली के अंदर हमारे पास है 1970, 1970 इलेक्ट्रिक बसें हो जाती हैं। अभी 320 बसें नहीं आई हैं, कितनी हो गई हैं, 1970 बसेस हो गई हमारे पास नई दिल्ली में। क्लियर? गवर्नमेंट का प्लान है बाय द एंड ऑफ 2025 इट विल रीच 80% ऑफ इट्स टारगेट टू बी। मतलब कि अगर मान लीजिए 10,000 बसेस हैं नई दिल्ली में, तो 8,000 बसें कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी इलेक्ट्रिक बसेस। ये टारगेट किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का। ध्यान रखिएगा कितना, 80% का टारगेट है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच कंट्री अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टैम्प ऑन लॉर्ड राम। भगवान राम के ऊपर हाल ही में क्या हुआ, एक स्टैम्प जारी किया गया है। स्टैम्प, तो पहला टिकट डाक टिकट है, वो किसने जारी किया है, आपके सामने चार देश हैं। पहला है जापान, दूसरा भूटान, तीसरा लाओस, चौथा कंबोडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लाओस पीडीआर। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कंट्री है। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर जी, वो यात्रा पर गए हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाओस में। वहाँ क्या हो रहा है, इंडिया आसियान समिट हो रही है। उस समिट में पार्टिसिपेट करने गए मिस्टर जयशंकर जी, और वहां पर जो है प्रभु श्री राम का एक डाक टिकट जारी हुआ है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध है, उन पर भी टिकट जारी हुआ है। इसलिए न्यूज काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है कि एक ऐसा देश जहाँ पर भगवान श्री राम के लिए जो डाक टिकट जारी किया गया, ये किस पे किया गया है, लॉर्ड श्री राम लला ऑफ अयोध्या। ऐसा क्यों है, बिकॉज भगवान श्री राम है, उनको वहां माना जाता है राम की आन, राम की एन और द स्टोरी ऑफ फ्रा लक फ्रा राम। जो रामायण है उसे कहते हैं राम की एन, राम की एन, और क्या कहते हैं, स्टोरी ऑफ फ्रा लक फ्रा राम। फ्रा लक फ्रा राम की कहानी कहते हैं रामायण को, कहा जाता है लाओस के अंदर। और क्या होता है, यहाँ पर जितने भी शुभ अवसर होते हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन होते हैं, वहां पर इसे करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। जिस प्रकार से रामायण भारत में परफॉर्म होती है, रामलीला का मंचन होता है, सेम वैसा ही कहाँ होता है, लाओस के अंदर होता है। ये बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है। और ये क्या शो करता है, इट शोज द डीप रूटेड सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन द टू नेशंस लाओस एंड इंडिया। भारत और लाओ पीडीआर के मध्य जो हमारे गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध है, उनको शोकेस करता है ये स्टैम्प रिलीज करना। क्लियर? अब स्टैम्प के साथ, स्टैम्प के अंदर दो हैं, दो स्टैम्प जारी किए गए हैं इस सेट के अंदर। तो पहला स्टैम्प भगवान श्री राम के लिए था, सेकंड था लॉर्ड बुद्ध ऑफ दी लुआंग प्रबांग सिटी। लाओस की पूर्व में राज्य थी एक, प्राचीन कैपिटल थी, एंशिएंट कैपिटल लुआंग प्रबांग सिटी। वहां के भगवान मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, उन पर भी एक डाक टिकट जारी किया, किसके द्वारा, लाओ पीडीआर के द्वारा। क्लियर? Recently, which country secured their first women's Asia Cup title? हाल ही में आप जानते हैं श्रीलंका के अंदर जो है एशिया कप हो रहे हैं, और जो है ये किस, ये हो रहा है नाइन्थ टाइटल, नाइन्थ एशिया कप, नाइन्थ एशिया कप हो रहा है श्रीलंका के अंदर। ध्यान रखने वाली बात है
इसमें भारत की टीम से, भारत की ओर से टीम गई है अंडर दी कैप्टनसी ऑफ हरमनप्रीत कौर। ध्यान रखिए इसका आंसर, राइट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया है रिसेंटली फाइनल मैच के अंदर। तो श्रीलंकन टीम won their first और मेडन टाइटल ऑफ द विमेंस क्रिकेट एशिया कप by defeating the Indian team through 8 wicket in the 9th women's Asia Cup। और एक कहाँ हुआ था? It was held in the international stadium in दाम्बुला। ध्यान रखिएगा, दाम्बुला जो स्टेडियम है श्रीलंका का, वहां पर सारे मैचेस वही खेले गए हैं। इसका नाम है रत्नागिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि दाम्बुला के अंदर है। स्टेडियम का नाम याद रखिएगा आप, ये पूछा जा सकता है। रत्नागिरी दाम्बुला स्टेडियम का संबंध किससे? तो विमेंस एशिया कप के फाइनल मैच से है और 28 जुलाई को हुआ था, जिसमें श्रीलंका ने भारत को उठाया 8 विकेट से। क्लियर? अब ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तक कितने एशिया कप हुए? 8 एशिया कप हुए हैं टोटल। इसमें ध्यान रखिएगा, भारत जो है, इंडिया ने जीते हैं कुल 7, एक जीता है बांग्लादेश ने इन द ईयर 2018, जिसमें भी भारत को हार मिली। मतलब 8 बार जो है भारत पहुंचा है फाइनल्स के अंदर। और रिसेंटली जीता है श्रीलंका ने, इसमें भी गई है भारत फाइनल के अंदर। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो चैंपियनशिप है, एशिया कप है, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2004, 2004 में स्टार्ट हुई थी ये। 2004-5 में पहला एडिशन हुआ था। उसके बाद से जो है हर 2 साल 4 साल में एडिशन ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्लियर? तो जो अभी रिसेंटली कौन जीता है? 2018 में जीता है बांग्लादेश, जिसने भारतीय टीम को हराया 3 विकेट से। और 2022 का जो एडिशन है विमेंस एशिया कप का, इसमें श्रीलंका ने हराया है इंडिया को बाई 8 विकेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। वो क्वेश्चन, उसका आंसर आपको बताना है कि वो कमेटी है उसका संबंध किससे है। बहुत ही न्यूज में रहा है रिसेंटली, वायनाड जो केरल का एक शहर है, वहां पर रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ है, जिससे कई परिवार विस्थापित हो गए हैं और लोगों ने अपना काफी जान माल का नुकसान भी किया है और लोग मारे गए हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 120। तो आपको बताना है कि माधव गाडगिल माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी कस्तूरी रंगन कमेटी, इनका संबंध किससे है और एक कब बनाई गई थी, किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और इनका संबंध किस फील्ड से है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर पता करिएगा आप। कल इसको करेंगे हम डिस्कस डिटेल में कि माधव गढ़िल कमेटी क्या थी और कस्तूरी रंगन कमेटी है। ध्यान रखिएगा, दोनों कमेटी का संबंध एक ही फील्ड से है। जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, इनका संबंध न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी है, ये आप मेंशन मत करिएगा। आपको पता करना है इनका दोनों का संबंध एक ही क्षेत्र से है, तो वो किस फील्ड से है ये बताना आपको, माधव गढ़िल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी का। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है आप हमें लिख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको वो बता सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।